नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा हम लोग बात करेंगे। कल हमने बात किया था मगध के एक वंश के बारे में और उस पर हमने बात किया था हर्यक वंश के बारे में, या उसी को प्रीतहंता वंश के नाम से जानते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हमने बात किया था शिशुनाग वंश के बारे में, उसको हमने लिंक किया था मगध से। मगध के एक वंश मतलब हर्यक वंश से उसको लिंक किए थे। हर्यक वंश का जो अंतिम सुल्तान था जिसका नाम था नंदिवर्धन, और पहला जो सुल्तान था नागदशक। पहला जो सुल्तान था उसका नाम था बिंबसार। बिंबसार के बाद अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मांडुक, नागदशक। नागदशक की हत्या वही करता है और नागदशक का वो मंत्री भी रहता है और वो अमात्य भी रहा है। शिशुनाग क्या रहा है? अमात्य रहा है। और वो वाराणसी का गवर्नर भी रहा है। तो उसके बारे में बात किए थे। आज थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ, शिशुनाग वंश के बारे में। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंद वंश के बारे में, या उसी को नवनंद वंश कहते हैं। देखिए, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक है उसका नाम है शिशुनाग। क्या नाम है? शिशुनाग। और वो किसका मंत्री रहता है? तो हर्यक वंश का अंतिम सुल्तान या प्रीतहंता वंश के अंतिम सुल्तान, जिसका नाम रहता है नागदशक। नागदशक का वो मंत्री रहता है और नागदशक के समय ही वो अमात्य के पद पे भी रह चुका है और बनारस का या वाराणसी का या काशी का वो गवर्नर भी रहा है। दूसरी बात कि हमने बात किया था कल कि पाटलिपुत्र को कौन बसाया था। पाटलिपुत्र या उसी को कुसुमपुर या उसी को पोलीब्रोथा या उसी को पटना के नाम से जानते हैं, उसको कौन बसाया था? तो हर्यक वंश या प्रीतहंता वंश का एक सुल्तान रहता है जिसका नाम रहता है उदयन। क्या नाम रहता है? उदयन। उदयन ही पाटलिपुत्र को बसाता है, जिसके पिता का नाम अजातशत्रु रहता है। तो उदयन पाटलिपुत्र को बसाता है और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। क्या करता है? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है और उसके बाद पाटलिपुत्र को वो राजधानी बनाता है। लेकिन जो शिशुनाग वंश का शासक है उसके बारे में मैंने बताया कि वो शिशुनाग वंश का संस्थापक है। नागदशक की हत्या किया है और उसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया। क्या किया? पाटलिपुत्र के स्थान पे वैशाली को राजधानी बनाया। वैशाली उसकी माँ की जन्मस्थली थी, इसलिए बताया जाता है कि वो वैशाली को फिर से वो निर्माण कराया था फिर से उसका। तो क्वेश्चन बनेगा कि शिशुनाग की राजधानी कहाँ पे थी? तो क्या बताएंगे आप? वैशाली थी। शिशुनाग से पहले राजधानी कहाँ थी मगध की? तो क्या बताएंगे आप? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से भी पहले राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी या उसी को गिरब्रिज कहते हैं, या उसी को वशुपुर कहते हैं, या बिंबसारपुर भी कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि बिंबसारपुर या राजगिरी कौन राजधानी बनाया था? तो बिंबसार। पाटलिपुत्र कौन बनाया? तो उदयन। पाटलिपुत्र से वैशाली कौन लेकर गया? तो उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग के बारे में दो बात याद रखिएगा कि हर्यक वंश के बाद स्थापना करता है शिशुनाग वंश की, पाटलिपुत्र के स्थान पे वैशाली को राजधानी बनाता है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है आईएएस के लेवल से, तो अवंती को मगध साम्राज्य में कौन मिलाया था? अवंती को मगध साम्राज्य में कौन मिलाया था? तो उसका नाम था क्या नाम था उसका? शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। अवंती को जब वो जीता तो उस समय अवंती जो था, अवंती का वत्स पर अधिकार था। अवंती का वत्स पर अधिकार था। तो जब शिशुनाग अवंती को जीता तो उसका वत्स पर भी अधिकार हो गया। तो पूछेगा कि वत्स और अवंती को कौन जीता था, या अवंती को जीतने पर कौन सा ऐसा राजा है जो इसको अवंती जीतने के उपरांत उसको वत्स भी प्राप्त हुआ? तो क्या बोलते हैं? वो था शिशुनाग। शिशुनाग की मृत्यु के बाद बताया जाता है कि वो अगला शासक जो आया उसका नाम था कांकवड़। क्या नाम था? कांकवड़, या कालाशोक कहते हैं, या उसी को काला कौवा के भी नाम से जानते हैं। काला होने के कारण उसको कहा जाता था। कालाशोक क्या किया कि जो शिशुनाग वंश का शासक था, जिसका संस्थापक शिशुनाग था, उसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर गया था। तो उसी का जब उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ तो उसने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। समझ में आई बात? पहले राजधानी राजगिरी, गिरब्रिज या वसुपुर या उसी को बिंबसारपुर कहते थे, वहाँ हुई। दूसरी बार जब उदयन पाटलिपुत्र को बसाया तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। जब शिशुनाग आया तो पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया। जब शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक आया तो क्या बोलते हैं? शिशुनाग के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया।
अब देखिए और क्या क्या कलाशोक। कलाशोक के समय हमने देखा था कि दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। जब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे बात किया था कि कलाशोक के पहला बौद्ध संगीति हम लोग देखते हैं कि अजातशत्रु के समय होता है, जो हर्यक वंश का सुल्तान है, जिसे कुड़िक के नाम से जानते हैं। और उसी के समय हम लोग देखते हैं कि सप्तकड़ी गुफा में राजगृह में महाकश्यप उसके अध्यक्ष हुआ करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ पे बौद्ध संगीति होती है। दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है वो शिशुनाग वंश का शासक जिसका नाम रहता है कलाशोक, उसके समय होता है, वैशाली में होता है। कहाँ होता है? वैशाली में। और वो वहाँ पे अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो उनका नाम रहता है शाबक मीर। क्या नाम रहता है? शाबक मीर। पहली जो बौद्ध संगीति हुई रहती है वो 483 ईसा पूर्व में, और दूसरी जो कलाशोक के समय होती है वो 383 ईसा पूर्व में। तो दो बात याद रखिएगा। आईएएस के लेवल से अगर याद रखना है तो आप याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब, कब तो नहीं पूछेगा, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था। तो कलाशोक के शासनकाल में हुआ था, बालूकाराम बिहार गुफा में याद रखिएगा नाम, और वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष शाबक मीर और शासक कौन था? तो कलाशोक। इसके बाद कलाशोक के बारे में बताया जाता है कि कलाशोक की हत्या एक शासक है जिसका नाम है महापद्म नंद ने कर दिया, और यह हर्षचरित से बताया जाता है। किससे? हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है। और उसी के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि कलाशोक की हत्या महापद्म नंद कर दिए थे। कलाशोक के बाद उसका अंतिम सुल्तान आता है जिसका नाम रहता है नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन का हत्या बताया जाता है कि क्या बोलते हैं, महानंदी नामक व्यक्ति ने किया था। नंदीवर्धन की हत्या करने के बाद ही हम लोग देखते हैं कि फिर मगध पे एक नया वंश आता है जिसका नाम रहता है नंदवंश। क्या नाम रहता है? नंदवंश, या इसी को नवनंद वंश कहते हैं। नवनंद वंश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 9 शासक हुए। पहला जो शासक हुआ उसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद के बाद जो अगला शासक आया उसका नाम था पांडुक। पांडुक के बाद पांडुगति। पांडुगति के बाद इसी क्रम में भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौछाड़िक, सिद्धशक, कैवर्त, घनानंद, जो अंतिम सुल्तान रहता है घनानंद। घनानंद के समय हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं, सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है, और उसको विस्तार से हम लोग देखेंगे। अभी तो मैं आज लिंक करा दूंगा कि सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय क्या परिस्थितियाँ थी और क्यों उसका भारत पर आक्रमण हुआ और क्यों नहीं हुआ, घनानंद पर आक्रमण किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब घनानंद जो शासक था, घनानंद नंद वंश का अंतिम सुल्तान था, और वो जब वो शासन का संचालन कर रहा था मगध से, तो उसी समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। और बताया जाता है कि सिकंदर ही नहीं, पहले उसमें अखमनी वंश के कुछ शासक यहाँ पे आक्रमण करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे जब। यहाँ पे बस मैं लिंक कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करता है तो पहले राजा अम्भी को वो राजा अम्भी पर वो आक्रमण करता है। तो राजा अम्भी क्या बोलते हैं, उसको अपना समर्थन दे देता है, मतलब उसको स्वागत कर लेता है, मतलब उससे जाकर मिल जाता है। जब उससे मिलता है तो फिर राजा अम्भी और क्या बोलते हैं सिकंदर दोनों मिलकर राजा पोरस पर आक्रमण करते हैं। क्षेत्र में बताऊंगा कौन सा क्षेत्र था। राजा पोरस पे झेलम वाला क्षेत्र था। तो राजा पोरस पे वो आक्रमण करता है, और राजा पोरस पे जब आक्रमण करता है, जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है तो उस समय राजा अम्भी उससे मिल जाता है, इसीलिए राजा अम्भी को प्रथम देशद्रोही कहते हैं। और इसके बाद हम जब पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, तो वहाँ पे हमने बात किया था कि दिल्ली सल्तनत का एक शासक है, दिल्ली सल्तनत का शासक नहीं है, दिल्ली सल्तनत के पूर्व का बात हो रहा था, और वो क्या बोलते हैं गढ़वाल शासक था जिसका नाम था जयचंद। और जयचंद को दूसरा विरोधी कहा जाता है क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी की सहायता किया था। और यहाँ पे सिकंदर की सहायता कौन कर रहा है? राजा अम्भी। तो यहाँ पे प्रथम देशद्रोही राजा अम्भी को कहा जाता है। राजा अम्भी जब मिलता है तो राजा पोरस पे जाके दोनों आक्रमण करते हैं, और राजा पोरस को जब उसके सेनापति रहते हैं अनिसिक्रेटस, निर्याकस और सेलुकस निकेटर। तो जब ये सिकंदर राजा पोरस को पकड़ कर क्या बोलते हैं सिकंदर के सामने उपस्थित कराते हैं, तो सिकंदर पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, राजा पोरस से कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो राजा पोरस वही कहता है कि जो एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ कर सकता है वही मेरे साथ भी किया जाए। जब ये बात सुना क्या बोलते हैं राजा सिकंदर, तो इतना उससे प्रभावित हुआ राजा पोरस से कि उसका क्षेत्र भी उसको दे दिया, और उसी के नाम पर एक विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर राज्य की स्थापना कौन किया था? विजयनगर शहर की स्थापना कौन किया था? तो उसका नाम है सिकंदर। और वहीं पे झेलम नदी के तट पर ही हम लोग देखते हैं कि बाउकेफला नगर बसाता है सिकंदर। बाउकेफला नगर अपने घोड़े के नाम पर बसाता है। उसके बारे में बात करेंगे जब भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। अकमनी शासन से उसको स्टार्ट करेंगे, फिर यूनान का आक्रमण कराएंगे। पहले ईरान का आक्रमण होता है, फिर यूनान का आक्रमण होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो सिकंदर रहता है उसके पिता का नाम रहता है फिलिप द्वितीय, और ये मकदुनिया का शासक रहते हैं, मकदुनिया के रहने वाले रहते हैं। और यहाँ पे फिलिप द्वितीय का वो पुत्र रहता है।
जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में चला जाता है, तो जब राजा पोरस को मिला लेता है और फिर क्या बोलते हैं, देखते हैं कि घनानंद पर वो आक्रमण करने के लिए विचार कर ही रहता है। तभी उसी समय उसके सेनापति, बताया जाता है कि उसके सेना को और उसके सेनापतियों को ऐसा आभास हो चुका था कि जो हमारे, जिसके खिलाफ हम लोग को युद्ध करना है, वो बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना उसके पास है और वो बहुत बड़ा राजा है। तो इसलिए बताया जाता है कि उसके सेनाओं ने विरोध कर, मतलब वहाँ से जाने के लिए, मतलब बोले उससे, सिकंदर से, कि अब हम लोग को घर की याद आ रही है और घर से आने के बाद हम लोग यहाँ पे युद्ध करेंगे। फिर भी राजा सिकंदर क्या बोलते हैं, उन सबों को समझाता है कि चलो यहाँ तुम लोग को लालच देता है कि जीतने के बाद हम लोग घनानंद को हराने के बाद यहाँ घूमेंगे, वहाँ चलेंगे, ऐसे पार्टी वार्टी करेंगे, पूरा विस्तार से बताता है, उन सबों को लुभाता है। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, तो कहता है ठीक है भाई, चलो, जब सेना ही नहीं लड़ेगी तो राजा अकेले थोड़ी कैसे लड़ सकता है, और एक बड़ी शक्तिशाली सेना है उसके पास। तो उसी समय बताता है, उसी समय सिकंदर भारत में वो स्टेटमेंट देता है कि जो राजा कभी अपने दुश्मनों से नहीं लड़ा, वो अपने ही लोगों के सामने झुक रहा है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो सिकंदर का है, कि जो राजा कभी अपने दुश्मनों से नहीं पराजय हुआ, वो अपने ही लोगों के सामने झुक गया। तो ये स्टेटमेंट कौन बोला था, तो सिकंदर बोला था। सिकंदर के ही गुरु थे जिनका नाम था अरस्तु, सिकंदर के ही गुरु थे जिनका नाम था अरस्तु, और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। क्या नाम था, सुकरात। तो ये बात होगी अभी जब हम लोग भारत पर विदेशी आक्रमण करेंगे। यहाँ पे तो बस हम लोग लिंक कर रहे थे। और इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो जाता है तो खैबर दर्रे से भारत में वो प्रवेश करता है सिकंदर, और क्या बोलते हैं, जब वो यहाँ से वो जाता है तो उसका एक सेनापति रहता है जो प्रमुख रहता है, जिस उसका जल सेनापति जो था उसका नाम था निर्याकस, और स्थल सेनापति था उसका नाम था अनिसिक्रेटस, और उसी का एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है सेलुकस निकेटर। क्या नाम था, सेलुकस निकेटर। जब नंद वंश का अंतिम सुल्तान जिसका नाम है घनानंद, घनानंद के ही गुरु का नाम था जिसका नाम था चाणक्य, चाणक्य को कौटिल्य गुप्त, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, या उसी को अंशु के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि जब वो दरबार में बैठा था, क्या बोलते हैं, दरबार में जब बैठे थे, क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त घनानंद के सामने, तो उसी समय क्या बोलते हैं, घनानंद अपने गुरु यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य की या अंशु की, क्या बोलते हैं, वहाँ पे बेइज्जती कराता है और कहता है कि तुम एक ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों का काम होता है पूजा पाठ करना, तुम ज़्यादा क्या बोलते हैं राजनीति में भाग मत लो। तो उसी समय वहाँ पे थोड़ा सा चोट लगती है उनके हृदय पर, क्या बोलते हैं, चाणक्य के, और फिर वो सोचते हैं कि मैं इस जो ये शासक है ना घनानंद, मैं इसका क्या बोलते हैं, इसको खत्म करके रहूँगा, इसका क्या बोलते हैं, इसका जो ये वंश है, ये पूरा जो इसका साम्राज्य उसको समाप्त करके रहूँगा। और उसी समय वो निकल जाता है और एक बालक की खोज करने में वो तलाश करने लगते हैं जो क्या बोलते हैं इस वंश को समाप्त करे और उसको शिक्षा देते हैं। उसका नाम रहता है क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वो एक बगीचे में खेलता रहता है और वहीं पे उसको प्राप्त करते हैं, और उसको प्राप्त करने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसके माँ के पास लेकर जाते हैं और उसके माँ से कहते हैं कि ये पैसा लीजिए और अपना बालक हमको भेज दीजिए। तो पूछी उनकी माँ कि बताइए आप क्या करेंगे, तो कहते हैं कि मैं इसको नंद वंश का अंतिम सुल्तान घनानंद के विनाश में उसके खिलाफ मैं इसको राजा बनाऊंगा। तो बताया जाता है कि जो वो महिला थी वो पहले घनानंद की पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था मूरा। क्या नाम था, जिसका नाम था मूरा। ऐसा बताया जाता है कि वो मूरा सिकंदर की पत्नी थी और उसी से क्या बोलते हैं, सॉरी सिकंदर नहीं, घनानंद की पत्नी थी और उसी से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। तो वो महिला क्या बोलते हैं, वो खुद वो घनानंद का विनाश करना चाहती है और कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप ले जाइए इस बालक को। और वहाँ पे वहीं से क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जाते हैं क्या बोलते हैं चाणक्य, और उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं और क्या बोलते हैं तैयार करते हैं घनानंद जो है उसके खिलाफ। और फिर क्या बोलते हैं नंदवंश का जो सुल्तान है अंतिम, उसी के खिलाफ घनानंद को सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ पे विजय प्राप्त होती है और घनानंद को वहाँ पे हत्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य। और पूछता है किसकी सहायता से करता है, तो उसका नाम था चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से। और उसी समय चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य क्या बोलते हैं उसके प्रधानमंत्री भी बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसको मौर्य वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हम लोग बृहदत्त के बारे में बात करेंगे, बिंदुसार के बारे में बात करेंगे, अशोक के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य से ही जो यहाँ पे सिकंदर का सेनापति है जिसका नाम है सेलुकस निकेटर। क्या नाम है, सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर और क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध होता है जिस युद्ध में हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं
चंद्रगुप्त मौर्य विजय होता है और क्या बोलते हैं सेलुकस निकेटर की हार होती है। और उसी के तत्पश्चात हम लोग देखते हैं कि सेलुकस निकेटर अपनी पत्नी जिसका नाम रहता है हेलेना या कैलिफोर्निया भी उसको कहा जाता है, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 हाथी दान में देता है और वो 500 हाथी दान में देता है और सेलुकस निकेटर उसको 5 क्षेत्र देता है। उसके बारे में बात करेंगे। और उसी से हम लोग देखते हैं कि बिंदुसार का जन्म होता है और बिंदुसार को बिंदुपाल, बिंदुसेन, सिमसेन, सिंहसेन, भद्रसार, अमित्र घाट, अमित्र कोटस और अमित्र चेटस के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करेंगे हम लोग मौर्य वंश में। बस सेलुकस निकेटर को हमने मौर्य वंश के साथ लिंक कर दिया। और सेलुकस निकेटर का ही एक राजदूत रहता है जिसका नाम रहता है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम रहता है इंडिका। और वो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये तो मौर्य वंश के बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे और फिर से मेगास्थनीज, फिर से इंडिका, फिर से सेलुकस निकेटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बस मैं उसको लिंक कराया। सिकंदर का आक्रमण समझ गया। जब राजा पोरस और क्या बोलते हैं सिकंदर के बीच युद्ध हो रहा था तो उसको हार्डेस्पी झेलम का युद्ध या बितस्ता के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में बात हो गई। तो कौन सा शहर 2 शहर बसाया था, एक का नाम था बाउकेफला नगर, दूसरे का नाम था निकैया नगर या उसी को विजयनगर के भी नाम से जाना जाता है। उसके बारे में याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से जो मैं बनाया हूँ, दूसरी बात यह है कि इसी के दरबार में क्या बोलते हैं, नंदों के दरबार में ही क्या बोलते हैं पाणिनि रहा करते हैं, जिनके पुस्तक का नाम रहता है अष्टाध्यायी। और पाणिनि के गुरु का नाम रहता है वर्षा। क्या नाम रहता है, वर्षा। और पाणिनि को ही भगवान का दर्जा देते हैं कात्यायन और क्या बोलते हैं पतंजलि। यहाँ पे देखिए नाम भी लिखा है। और अष्टाध्यायी को ज्ञान का सागर कहते हैं, कौन, पतंजलि। और पतंजलि महाभाष्य किसकी पुस्तक है, तो पतंजलि की योग से संबंधित है। उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए नंदवंश या नवनंदवंश, नंदवंश या इसी को नवनंदवंश कहते हैं। क्या कहते हैं, नवनंदवंश, नवनंदवंश, ठीक, नवनंदवंश। नवनंदवंश में कै ठो शासक हुए, तो 9 शासक हुए। नाम नोट करिएगा। पहला जो शासक हुआ उसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद के बाद पांडुक के बाद पांडुगति, फिर भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौछाड़िक, सिद्धशक, कैवर्त, घनानंद जो अंतिम सुल्तान है। कहिए तो नाम लिख दें। यहाँ पे मैं कहाँ लिख दे नाम, आइए यही लिख दे रहे हैं। क्या नाम था, महापद्मनंद के बारे में जानी गए, फिर से लिख दे रहे हैं। चलिए, एक महापद्मनंद हो गया, महापद्मनंद। इसके बाद पांडुक के बाद पांडुगति, पांडुगति के बाद भूतपाल के बाद राष्ट्रपाल। कौन आया, राष्ट्रपाल के बाद गौछाड़िक। कौन आया, गौछाड़िक के बाद कौन आया, तो सिद्धशक या दर्शक भी कहते हैं, सिद्धशक या दर्शक। सिद्धशक के बाद कौन आया, महापद्मनंद, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौछाड़िक के बाद सिद्धशक के बाद कैवर्त। और कैवर्त के बाद जो अगला शासक आया वो जो अंतिम सुल्तान था जिसका नाम था घनानंद को अग्रमीज और अग्रसेन के भी नाम से जानते हैं और महापद्मनंद को उग्रसेन के भी नाम से जानते हैं। अब आइए यहाँ देखिए। तो ये नंदवंश सिकंदर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दिया आपको। आगे फिर से बात करेंगे विस्तार से, अलग एक टॉपिक ही हम लोग लेकर आएंगे सिकंदर से संबंधित, और उससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिकंदर किसके समकालीन था, तो नंदवंश में किसके समकालीन रहेगा, तो अभी बात करेंगे घनानंद के बारे में। पाणिनि नंदों के समकालीन थे। पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था, तो गंधार के सलातार में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गंधार के सलातार में हुआ था। इनके गुरु का क्या नाम था, तो गुरु का नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, वर्षा नाम था। क्या नाम था, वर्षा। नाम याद रखिएगा, क्या नाम था, वर्षा। इनके गुरु का क्या नाम था, तो वर्षा नाम था। पाणिनि को ही कात्यायन, देखिए यहाँ पे कात्यायन और पतंजलि भगवान कहा था। तो पूछेगा कि पाणिनि को भगवान कौन कहा था, तो कात्यायन और पतंजलि। ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है। दूसरी बात कि अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, तो पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, तो पाणिनि की। ये क्वेश्चन बन सकता है पीसीएस में। अष्टाध्यायी को ज्ञान का सागर कौन कहा था, अष्टाध्यायी को ज्ञान का सागर कौन कहा था, तो पतंजलि कहे थे। पतंजलि की पुस्तक का नाम महाभाष्य। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए नंदवंश के बारे में, नंदवंश के परिचय के बारे में हम लोग बात करेंगे। परिचय के बाद उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, परिचय के बाद उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे।
परिचय में हम लोग देखेंगे कि संस्थापक कौन है, तो महापद्मनंद। और इसमें कुल कितने शासक हुए, तो 9 शासक हुए। 9 का नाम पता है आपको, महापद्मनंद, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौछाड़ी, सिद्धशक, कैवर्त, घनानंद। यहाँ पे नाम लिखा भी है, देख लीजिए इसको। 9 शासक हुए। जो इसका संस्थापक है जिसका नाम है महापद्मनंद। महापद्मनंद को महापद या महापदपति के भी नाम से जानते हैं, जो इसकी उपाधि होगी। तो महापद्मनंद की उपाधि क्या है और कार्य क्या है, इसको हम लोग बात करेंगे। तो उपाधि में क्या है, तो इसको महापद के भी नाम से जानते हैं, महापद पति के नाम से जानते हैं, एकराट के बारे में एकराट के नाम से जानते हैं, सर्वछत्रांतक के नाम से जानते हैं, कली का अंश के नाम से जानते हैं, भार्गव और अपरो परशुराम के नाम से जानते हैं, भार्गव या अपरो परशुराम के भी नाम से जानते हैं। इसी को परशुराम के नाम से जानते हैं, परशुराम द्वितीय कहा जाता है, परशुराम सेकेंड क्यों कहा जाता है, तो क्षत्रियों का नाश करने के कारण परशुराम। इसी को उग्रसेन के भी नाम से जानते हैं, उग्रसेन। ठीक, तो महापद्मनंद को परशुराम द्वितीय, उग्रसेन, भार्गव, अपरो परशुराम, कली का अंश, सर्वछत्रांतक, एकराट, महापदपति और महापद के भी नाम से जाना जाता है। कार्य देखिए, कलिंग विजय। ये देखिए, कलिंग विजय करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो क्वेश्चन बनेगा कि कलिंग विजय करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो क्या बताएंगे आप, तो महापद्मनंद। लेकिन कलिंग विजय करने वाला दूसरा शासक कौन था, तो उसका नाम था अशोक, जो मौर्य वंश के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसका उल्लेख किसमें है, कलिंग विजय करने वाला जो दूसरा शासक है जिसका नाम है अशोक, उसका उल्लेख किसमें है, तो अशोक के 13वें अभिलेख में है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो पहला अभिलेख है, जो पहला शासक है कलिंग विजय करने वाला, उसका नाम क्या है, महापद्मनंद या उग्रसेन के नाम से जानते हैं। और ये कलिंग विजय जब किया तो इसका साक्ष्य कैसे प्राप्त होता है, तो कलिंग का एक शासक है जिसका नाम है खारवेल, कलिंग का एक शासक है तो उसका नाम है नरेश खारवेल। उसी का एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या नाम है, हाथी गुम्फा अभिलेख। उसी से साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, साक्ष्य प्राप्त होता है किसका, कलिंग विजय का। कलिंग विजय जब किया तो वहीं पर पहली बार नहर का निर्माण किया। तो पूछेगा कि कलिंग में नहर का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो उसका नाम क्या था, क्या बताएंगे, महापद्मनंद। दिल्ली सल्तनत जब हम लोग बात कर रहे थे तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है जो नहर का निर्माण किया, तो उसका क्या नाम था, तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन था, तो उसका क्या नाम बताए थे हम, एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक। तो कलिंग विजय करने वाला पहला शासक है। कोसल, अश्मक और है को कौन जीता था, कोसल, अश्मक और है को कौन जीता था, तो उसका क्या नाम था, महापद्मनंद। कौशल को कौन जीता था, महापद्मनंद। अश्मक को कौन जीता, तो महापद्मनंद। है को कौन जीता, तो महापद्मनंद। याद रखिएगा। नवनंद देहरा एक नगर है गोदावरी नदी के तट पर। कहाँ पे, गोदावरी नदी के तट पर, नांदेड़ में है ये, नांदेड़ में। ठीक, कहाँ पे है, नांदेड़ में, गोदावरी नदी के तट पर है नवनंद देहरा। तो पूछेगा कि नवनंद देहरा नगर कौन बसाया था, क्या बताएंगे आप, महापद्मनंद बसाया था। अब देखिए, विंध्य पर्वत के दक्षिण में पताका फहराने वाला शासक कौन था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में पताका फहराने वाला शासक कौन था, तो उसका क्या नाम बताएंगे आप, महापद्मनंद था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में पताका फहराने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो उसका क्या नाम है, महापद्मनंद है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में हो गया। इसके बाद जो शासक हुए, ऐसा बताया जाता है कि वो क्या बोलते हैं, इसी के पुत्र थे और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसके बाद हम लोग घनानंद के बारे में बात करेंगे। बस क्रम याद रखिएगा कि सुल्तान कौन हुआ, किस क्रम से हुए, उसके बारे में। तो पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौछाड़ी, सिद्धशक और कैवर्त के बाद अगला शासक आया जिसका नाम था घनानंद। क्या नाम था, घनानंद नाम था, घनानंद। घनानंद के बारे में बात करेंगे कि अन्य नाम क्या है और परिचय के बारे में बात करेंगे। अन्य नाम देखिए, अग्रमीज के नाम से किसे जाना जाता है, अग्रमीज के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका क्या नाम है, घनानंद को। अग्रसेन के नाम, यहाँ देखिए उग्रसेन है, उग्रसेन, महापद्मनंद। अग्रसेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो घनानंद को जाना जाता है। जैंद्रमीज के नाम से किसे जाना जाता है, जैंद्रमीज के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसे
घनानंद को जाना जाता है। परिचय देखिए, जेनाफोन धनाढ़ व्यक्ति कहा था। पूछेगा कि घनानंद को धनाढ़ व्यक्ति कौन कहा था, तो उसका नाम क्या था, जेनाफोन। फोन से याद कर लीजिए, जेनाफोन, जेना व्यक्ति है, फोन चला रहा है, तो जेनाफोन धनाढ़ व्यक्ति कहा था किसे, घनानंद को। घनानंद के सेनापति का नाम था भद्रसाल। क्या नाम था, भद्रसाल सेनापति। और मंत्री कौन थे, तो सकटाल। क्या नाम था, सकटाल। सकटाल के एक पुत्र थे जिनका नाम था स्थलभद्रु। जब हम लोग जैन धर्म के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे बात किए थे कि जैन धर्म का जब विभाजन हुआ श्वेतांबर दिगंबर में, तो श्वेतांबर के जो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनकी प्रधानता उत्तर भारत में थी, और जो दिगंबर थे वे नग्न रहते थे और उनकी प्रधानता दक्षिण भारत में थी। जो श्वेतांबर के गुरु थे उनका नाम था स्थलभद्रु, और जो दिगंबर के गुरु थे उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु की पुस्तक का नाम था जिसका नाम था कल्पसूत्र। तो स्थलभद्रु के पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था, सकटाल। क्या नाम था, सकटाल। यहाँ देखिए स्थलभद्रु या स्थूलभद्रु भी कहते हैं, स्थूलभद्र भी कहते हैं। तो स्थलभद्रु के पिता का क्या नाम था, सकटाल। किसके मंत्री थे, तो घनानंद के। आइए शासनल का क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए स्थलभद्रु के भाई का क्या नाम था, श्रीयक। यहाँ पे मैं नाम तो इन दोनों का इसलिए लिख दिया हूँ कि वो आपको बता दूँ, इससे जैन धर्म से मैं जोड़ दूँ, जैन धर्म से जुड़ा हूँ, और इसको मैं अभी बता रहा हूँ क्यों लिखा हूँ श्रीयक का। तो ये रहा घनानंद के बारे में। इसी के समय हम लोग देखते हैं कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। तो क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सुल्तान कौन था, तो उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था, घनानंद। उपलब्धियों के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो उपलब्धि क्या थी, तो सभी जैन मत थे। कौन थे सभी जैन मत, तो जितने भी नंदवंश या नवनंदवंश के शासक थे सभी जैन धर्म के पोषक थे। क्या थे, जैन धर्म के पोषक थे। मंत्री पद वंशानुगत हो गया था। नंदवंश या नवनंद वंश के समय मंत्रियों का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था। कैसे पता चलता, साक्ष्य क्या है, ये देखिए, ये एक मंत्री है जिसका नाम है सकटाल। क्या नाम है, सकटाल। और सकटाल के पुत्र का नाम है स्थूलभद्र या स्थूलभद्र। जब सकटाल की मृत्यु हुई तो स्थूलभद्र को मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, स्थूलभद्र को मंत्री बनाया गया था। लेकिन जब देखा गया कि स्थूलभद्र साधु बन गया या भिक्षुक बन गया तो इसके पद से हटाकर इसके भाई श्रीयक को मंत्री का पद दे दिया गया। तो ऐसा लग रहा है ना कि क्या बोलते हैं, ये पद वंशानुगत हो गया था। दूसरी बात कि जो नंदवंश के शासक थे, जो नंदवंश के शासक थे वो सोना कहाँ से मंगाते थे। आईएएस में क्वेश्चन बन सकता है कि नंदवंश के जो शासक थे वो सोना कहाँ से मंगाते थे, तो साइबेरिया से मंगाते थे। क्या करते थे, साइबेरिया से मंगाते थे। आहत सिक्के भारी संख्या में, आहत सिक्के भारी संख्या में जारी करने वाले शासक कौन थे, तो नंदवंश के शासक थे या नवनंद वंश के शासक थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे शासक हैं जो सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में सबसे पहली बार आहत सिक्के या पंचमार्क्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचमार्क्ड, पंचमार्क्ड, ठीक। चांदी का हुआ करता था, ठीक, ये बात याद रखिएगा, चांदी का होता था। आहत क्या था, तो सिक्के था, किसका था, चांदी का, या इसी को पंचमार्क्ड के भी नाम से जानते हैं। वो आगे विस्तार से हम लोग बात करें। तो सबसे बड़ी मात्रा में आहत सिक्के या पंचमार्क्ड सिक्के या चांदी के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, आहत ही कहिएगा आप या पंचमार्क्ड कहिएगा। तो नंदवंश के शासक घनानंद, नंदवंश के सारे शासक, तो उसमें प्रमुख रूप से महापदानंद और घनानंद। बृहत मगध साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, बृहत मतलब बड़ा, बृहद मगध साम्राज्य की स्थापना किस वंश के शासक किए, तो नंद वंश के शासक किए थे। तो ये रहा नंद वंश के बारे में विस्तार से हम लोग बात किए कि नंद वंश के शासक कौन थे। नंद वंश, अब यही देखिए जो घनानंद है, घनानंद की हत्या फिर हम लोग देखते हैं, इसी के गुरु रहते हैं, गुरु का नाम मैं बताया भी हूँ, चाणक्य। क्या नाम रहता है, चाणक्य। चाणक्य के ही शिष्य एक रहते हैं जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या बोलते हैं, घनानंद की हत्या करता है और फिर नंद मगध पर एक नया वंश लेकर आता है जिसका नाम रहता है मौर्य वंश। मौर्य वंश, और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बना उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को क्या नाम से जानते हैं, तो बिंदुसार, बिंदुपाल, बिंदुसेन, सिंहसेन, सिंहसेन, भद्रसार, अमित्र घाट, अमित्र कोटस, अमित्र चेटर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम रहता है
क्या नाम रहता है बताइए? तो अशोक। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, देवताओं का प्रिय के नाम से जानते हैं। देवनाम अभी बात करेंगे कि देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले और कौन शासक थे। तो एक दशरथ था जो इसी का पुत्र था, और एक श्रीलंकाई शासक थे जिनका नाम था तीस, ये भी बात याद कर लीजिए। फिर दशरथ के बाद हम लोग अशोक के बाद हम लोग देखेंगे कि दशरथ, कुणाल, बुद्धपलित, इंद्रपलित, संप्रेति, सलिसुक, देवधर्मन, सतगन्ना, और अंतिम जो मौर्य वंश का शासक रहेगा जिसका नाम रहेगा बृहदत्त। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बृहदत्त की फिर हत्या करके एक नया वंश लेकर आएगा मगध पे, जिसका नाम रहेगा पुष्यमित्र शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग वंश, और पुष्यमित्र शुंग ही शुंग वंश का संस्थापक रहता है, जो ब्राह्मण रहता है और क्या बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ कराने वाला शासक रहता है। इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अग्निमित्र बनते हैं, फिर वसुमित्र बनते हैं, फिर वज्रमित्र बनते हैं, फिर सुज्येष्ठ देवभूति अंतिम सुल्तान रहता है। किसका? तो पुष्यभूति वंश का। और उसकी देवभूति की हत्या हम लोग देखते हैं कि एक वासुदेव नाम का व्यक्ति उसकी हत्या करता है, और फिर वो मगध पे एक नया वंश लेकर आता है जिसका नाम रहता है कर्ण वंश, और कर्ण वंश की स्थापना करता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। कर्ण वंश का अगला शासक भूमिमित्र होता है, फिर भूमिमित्र के बाद नारायण होता है, फिर सुशर्मा होता है जो अंतिम सुल्तान रहता है, और उसकी हत्या सिमुख कर देता है जो सातवाहन शासक रहता है, लेकिन वो सत्ता स्थापित नहीं कर पाता है। उसी समय शक भारत पे आते हैं और शक को की स्थापना करते हैं शासक, जिसका नाम रहता है मो या माउस के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कुशाण आते हैं जिसका नाम है कुजुल कंडिफिसस कनिष्क सोनिस के बारे में, बिम कंडिफिसस कनिष्क, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा आज हम लोग का टॉपिक। और फिर इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में, और विस्तार से बात करेंगे। एक एक शासक के बारे में बात करेंगे कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, किस धर्म से संबंधित था, तो जैन धर्म से संबंधित था, और उसकी मृत्यु कैसे संलेखना पद्धति से हो जाती है, अशोक का जन्म कैसे होता है, बिंदुसार का कैसे होता है, अशोक के पौत्र क्या थे, कैसे बौद्ध धर्म को मानते हैं सब, कैसे कलिंग विजय करता है अशोक, उसके बारे में बात करेंगे। अपनी यात्रा के बारे में क्या बताता है, क्या अभिलेख होता है, क्या शिलालेख होता है, क्या स्तंभलेख होता है, सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, आपको दिखाऊँगा भी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं आईएएस में। मगध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको लेकर आएंगे। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।